हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। देखो भैया, आ चुके अपने लोग नए चैप्टर में और आज मैं आपको कराने वाला हूं बायोमोलिक्यूल्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी करते चलेंगे। और एक बात ध्यान से सुनना, ये हमारा 5th चैप्टर है। कौन कौन सा कर लिया हमने? हेलो एल्केन्स कर लिया, अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लिया, फिर क्या एल्डिहाइड कीटोन कर लिया, अमाइंस कर लिया। ये सब आपको क्या मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम 2026 में। हर चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? आओ फटाफट से बायोमोलिक्यूल्स के 15 फटाफट से कंसेप्ट करेंगे। पहला कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने, ध्यान से देखो कि राइट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन। बार बार एग्जाम में आया है। पहले समझो ये फाइब्रस क्या होता है और ग्लोबुलर क्या होता है। अगर मैं आपको बताता हूं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, तो इसका पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट लुक्स लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या बोल सकते हो इसको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बोल सकते हो? बोलो भैया, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? इट इज अ थ्रेड। इट इज अ थ्रेड, या मैं बोल सकता हूं क्या? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिया है पर सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं ग्लोबुलर प्रोटीन का ना, तो इसका होता फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, या मैं बोल सकता हूं स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बोलेंगे क्या? इट इज अ फोल्डिंग। अब बोल सकते हो फोल्डिंग, या बोल सकते हो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो भैया। ओके, ये रहा मेरा। ठीक है, हो गया। अब मैं अगर बात करता हूं फाइब्रस प्रोटीन का, सुनना ध्यान से। जो मेरा फाइब्रस प्रोटीन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है भैया, पानी में नहीं घुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वाटर इनसॉल्युबल होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे मसल्स में पाया जाता है मायोसिन। क्या पाया जाता है? बोलो ना। मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मान लो नहा क्या है, क्या मसल गायब हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। हेयर में क्या पाया जाता है? केराटिन। क्या नहा के सारा में उड़ जाता है? नहीं। क्यों? वाटर क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे भैया हम लोग? बोलो ना, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर दिखाना। एग्जाम्पल क्या बोलोगे? बोलो ना कि हेयर में क्या पाया जाता है? केरेटीन। क्या पाया जाता है? बोलो, केरेटीन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं इसको अगर छोटा कर दूं, ठीक है, ओके, फिर मैं बोलूंगा कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। ठीक है, ये सब मेरे क्या है भैया? वाटर इनसॉल्युबल है। और ये कैसा है? मेरा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबुलर का, ये मेरा 1 होगा ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो ये क्या होगा? इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया हेमोग्लोबिन। क्या ले लिया? हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? बोलो जल्दी से। ग्लोबुलर होगा। या मैं बात करता हूं इंसुलिन का। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बोलो, ग्लोबुलर। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान दिया आपने, हमने 2 पॉइंट ही लिखा पर कितने अच्छे से लिखा। यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी दिखा दिया, पर इसको हमने एक ही पॉइंट काउंट किया। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट लिखा, उसी में मैंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, पर दोनों पॉइंट ऐसे लिखिए कि नंबर कटे ही नहीं। क्लियर है? तो ये मेरा क्या था? फाइब्रस, और ये क्या था? ग्लोबुलर। जल्दी से उतार लेंगे। ओके भैया, हर क्वेश्चन को ध्यान देते हुए चलेंगे। फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, याद भी करोगे, हेयर लाइक अ थ्रेड। ठीक है, और ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, तो ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। चलो, हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Br2 वाटर। इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। सुनो ध्यान से, पहले कंसेप्ट सुनना। मैं पहले आपको बताता हूं कि भैया ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले कंसेप्ट के बारे में पता नहीं होगा तो दिक्कत होगा। क्या होगा? बोलो भैया, ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है? ग्लूकोज। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऊपर होता है CHO, और यहां हम लोग लिखते हैं CHOH होल 4, और नीचे होता है CH2OH। ये मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब मैं इसको पास करता हूं ना ब्रोमीन वाटर से, अरे बोला करो ना किससे? ब्रोमीन वाटर से जब पास करते हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? बोलो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपको बताए थे ना कि एल्डिहाइड का जब जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे वाला ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या होगा? CHOH होल 4, और नीचे क्या आएगा? CH2OH। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो कंपाउंड बनता है ना यार, इसको पता है क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले कंसेप्ट क्या सीखा कि ब्रोमीन वाटर इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। देखो ना, यहाँ पे CHO है, यहाँ भी CHO है, पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये मेरा हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी उतारो। ठीक है, तो ग्लूकोज का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, चलो। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 2, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या बोला है। सब्जेक्टिव है, मैंने डायग्राम इसलिए लिया कि आपको समझा पाऊं। बोला है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। ध्यान से सुनो क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं लैक्टोज का, सुनना ध्यान से। लैक्टोज, लैक्टोज पहली बात ये होता है मिल्क शुगर। क्या होता है बोलो भैया? इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर। जो मेरा लैक्टोज है ना, देखो तीन चीज पता होना चाहिए। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ये होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है मेरा लैक्टोज। देखो लैक्टोज जो है ये मेरा एक डाइसैकेराइड है। क्या है बोलो भैया? ये मेरा एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है। किससे? यहां पे दो मेरा क्या होगा? मोनोसैकेराइड यूनिट को जब आपस में जोड़ेंगे तो बन जाता है मेरा डाइसैकेराइड। वो कौन? लैक्टोज। तो ये दो चीज क्या है जिसको जोड़ेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा? तो एक हम लोग लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या लेते हैं बोलो? बीटा डी ग्लूकोज। और एक लेते हैं बीटा डी गैलेक्टोज। क्या लेते हैं? बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जुड़ के ये बनता है, तो इसको तोड़ेंगे तो वापस से ये दोनों निकल जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहां पे वही बोला है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो देखो ध्यान से, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज give two molecules of monosaccharide, that is one molecules of beta D glucose and one molecules of beta D galactose। ठीक है, क्योंकि यही दोनों मिलके ये बनाता है, तो इसको तोड़ेंगे तो वापस से ये और ये बन जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज और दिखाता हूं। ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दो। ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी गैलेक्टोज है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड है, और ये भी एक मेरा क्या है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है, दोनों ही मेरा क्या है? मोनोसैकेराइड। यहां पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, ये मैंने आगे भी लिया है। जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ता है, और एक चीज ध्यान देना, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस एक जगह पे चेंज आएगा। देखो यहां भी OH, यहां भी OH, यहां पे H, यहां भी है HOH, HOH, OH है। पर ये जो चौथा नंबर कार्बन है, इसमें बस क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये याद रखेंगे कि बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज आर ऑलमोस्ट सेम, पर चौथे नंबर कार्बन में इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा? जब कभी भी दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो किसका रिमूवल होता है? वाटर का। तो देखो वाटर कैसे निकलेगा? यहां पे मैंने ले लिया है, ध्यान से देखना क्या होगा। यहां से ले लिया मैंने OH, यहां से ले लिया मैंने H, तो वाटर निकल गया। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो यहां पे कौन बचा? सिर्फ O। कौन बचा? सिर्फ O। पता है कैसा दिखेगा? दिखाऊं अभी। इस सब को मिटा देंगे तो असलियत बाहर आ जाएगा। आ गया असलियत बाहर। तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम से जुड़ता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर OH था, नीचे OH था, तो वाटर निकला, तो कौन बचा था? सिर्फ A। और ये जो O है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। जब आई एम रियली सॉरी, जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ता है तो उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, एक का OH, दूसरे का OH सामने रहेगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो एक ही O बचता है, और इसी लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हर क्वेश्चन में सीखा करो कि और भी क्या चीज हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि लैक्टोज से हमें क्या मिलता है? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस चौथा नंबर कार्बन में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भैया जल्दी उतार लो। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम आगे देखते चलना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखो, या तो मैं समझा रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इन द रिएक्शन, ये देखो भैया, ये क्या है? ग्लूकोज ही तो है जो मैंने लिखा था। देखो
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CHO, फिर यहाँ पे कौन है, CHOH, यहाँ पे कौन है, होल 4, बोलो हाँ या ना। फिर कौन है मेरे पास यहाँ पे, CH2OH, है ना। अब इसको किससे पास किया गया है, HI हीट के साथ। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब ग्लूकोज को हम लोग HI के साथ पास करते हैं और हीट करते हैं, तो ये हमें बताता है कि इसके अंदर 6 कार्बन का एक चेन है। कितने कार्बन का, 6, देखो ना, एक ये रहा, इसमें 4 है, 4 और एक 5 और एक 6, तो सिंपली पता है क्या बन जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा एन हेक्सेन। एन का मतलब नॉर्मल चेन, तो बन जाता है एन हेक्सेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि ग्लूकोज को जब HI हीट के साथ पास करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का चेन आता है। कितने कार्बन का चेन आता है, 6 कार्बन का चेन आता है। क्लियर है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अपने को बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, जल्दी उतार लो फटाफट से। कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाई कांट विटामिन सी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं विटामिन सी, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए भैया, जितना चीज बता रहा हूं सब लिखते चलेंगे। सुनो, होता क्या है कि जो मेरा विटामिन सी है ना, वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो वाटर सॉल्युबल होता है वो बॉडी से ना एक्सक्रिएटेड आउट हो जाता है थ्रू यूरिन के थ्रू। तो यहाँ पे इसीलिए वो बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो पाता है। देखो वही बोला है कि विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट इज रीडली एक्सक्रिएटेड, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इट इज रीडली एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एंड कांट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, जब बॉडी से बाहर निकल गया तो कैसे स्टोर्ड होगा, और ये कैसा होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सब एक एक मार्क्स पे पूछने वाला क्वेश्चन है कि भैया क्या होता है बताइए। तो सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में ऐसा छोटा छोटा लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजी होता है, बस एक बार रीडिंग करने का जरूरत होता है। तो बुक से निकाला गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, विटामिन सी को ही क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन। ये तो हमने भी पढ़ा है, कौन सा होता है, या तो मायोसिन ले लो, ठीक है, या हम लोग ले सकते हैं कैरेटीन ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, कैरेटीन, जो कहां पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्या 7 नहीं दिया भाई क्या, अच्छा 6 के बाद 8 है, एक क्वेश्चन कम है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे डालेंगे, अपने मन से डालेंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। क्या बोला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। आओ देखो ध्यान से, देखो ये बहुत समझना, यहां पे दिया हुआ है राइबोस और यहां पे दिया हुआ है 2 डीऑक्सी राइबो। देखो अगर मैं बात करूंगा डीएनए एंड आरएनए का ना, तो वहां पे आप राइबोस को पढ़ोगे, तो राइबोस जो होता है, या 2 डीऑक्सी राइबोस, ये 2 डीऑक्सी राइबोस पता है क्या है, राइबोस का सेकंड सेकंड पोजीशन पे जब आप ऑक्सीजन को निकाल दोगे, किसको लिखा है, डीऑक्सी, तो उसी को बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोस। पर दोनों ही मोनोसैकेराइड है, दोनों ही क्या है, मोनोसैकेराइड। मैं लिखवा रहा हूं, एक चीज सुनना, देखो अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, अगर मैं बात करता हूं किसका, फ्रक्टोज का, अगर मैं बात करता हूं राइबोज का, अगर मैं बात करता हूं गैलेक्टोज का, ये सब मेरे क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड उसको बोलते हैं जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जो फर्दर टूट नहीं सकता, तो वो सबको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्लियर है, तो देखो भैया मोनोसैकेराइड राइबोज मेरा मोनोसैकेराइड है, 2 प्राइम डीऑक्सी मेरा मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मेरा मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मेरा मोनोसैकेराइड है। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं माल्टोज, अगर मैं बात करता हूं लैक्टोज, अगर मैं बात करता हूं सुक्रोज, ये सब मेरा क्या है, डाइसैकेराइड। क्या है, डाइसैकेराइड इसको बोलते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है, और जब दोनों आपस में जुड़ेगा तो इसमें वही वाला लिंकेज आता है, कौन सा वाला, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आता है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, एक एक नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बताइए कौन मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, ये सब पता होना चाहिए। एक और बता दूं, पॉलीसैकेराइड का भी लिख लो, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जिसमें ना 10 से ज्यादा यूनिट होंगे, 10 से ज्यादा यूनिट होंगे, 10 से ज्यादा यूनिट होगा किसका, मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड का अगर 10 से ज्यादा यूनिट है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, स्टार्च हो गया, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं सेलुलोज हो गया, ये सब मेरा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है
कि अल्फा डी दिख रहा है आप लोग को, ये थोड़ा सा डल लग रहा है, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। बोलोगे सर ये ग्लूकोपाइरानोज क्या होता है? जब आप हॉवर्ट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको बताया गया होगा कि ग्लूकोज के लिए जो कंपाउंड लिया गया था उसको बोलते हैं पायरन। तो पायरन से बन गया पायरनोज, पायरन प्लस ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरनोज। ठीक है, समझ सकते हो ऐसा। तो देखो भैया, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज याद है, पहला कार्बन में अगर OH राइट साइड आता है तो अल्फा, पहला कार्बन में अगर OH लेफ्ट साइड आता है तो क्या होगा भैया? बीटा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, पर इसको बोलते क्या, अगर तुम ध्यान दोगे, ये मेरा पहला कार्बन है ना, वो ब्लैक कलर, हाँ, ये मेरा पहला कार्बन है ना पहला, यहाँ भी मेरा पहला कार्बन है ना, तुम ध्यान से देखो, बाकी सब कुछ सेम है। पहला कार्बन में H ऊपर OH नीचे, इसमें OH ऊपर H नीचे, इसी में तो चेंज आता है। और ये पहला कार्बन जो होता है ग्लूकोज का, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं बोलो भैया? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। किसमें चेंज आया? एनोमेरिक कार्बन में चेंज आया, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर सेड टू बी एनोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मैं एक चीज बता देता हूं, कुछ सीख के जाओ। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज का और अगर मैं बात करता हूं फ्रक्टोज का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है क्या? C6H12O6, और यहां भी क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है, हेलो, ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के अंदर पाया जाता है कीटोन। तो भैया यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, पर दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये दोनों मेरा क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कौन कौन? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर है? तो ये सब बात अपने को बिल्कुल दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोला है? ध्यान से देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? अभी बताए थे, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट join together by oxygen atom, then that then that linkage is said to be glycosidic linkage। देखो वही बोला है, the linkage between two monosaccharide, the linkage between two monosaccharide इन अ ओलिगोसैकेराइड और अ पॉलीसैकेराइड। मतलब बात घुमा फिरा के वही है, जब दो जुड़ता है तो उसको हम लोग डाई भी बोलते हैं, ओलिगो भी बोलते हैं, पॉली भी बोलते हैं। तो अच्छे से बोल दिया है, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इन अ ओलिगोसैकेराइड और ए पॉलीसैकेराइड थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एग्जाम में हल्का सा आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे कि ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर याद है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे ले लेंगे OH, एंड सेम ऐसे आप एक और ले सकते हो। ठीक है, एक और ले सकते हो, यहाँ ले लिया OH और यहाँ ले लिया H। मैं एक चीज सिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पे ना, जब दोनों का OH नीचे रहता है तो वाटर तो निकलेगा, तो वाटर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान से देखो, अबे भाई मेरे, क्या बनेगा? ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन आया, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बोलोगे सर ये अल्फा और बीटा क्या होता है? अब आया ना डाउट। देखो, जब दोनों OH ग्रुप सेम साइड रहेगा, या दोनों नीचे या तो दोनों ऊपर, तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बट जो तुमने अभी एग्जांपल किया था वो कौन सा वाला था? बीटा। क्यों? इसमें एक का OH नीचे था और एक का OH नीचे था और एक का OH ऊपर था। ऐसे में जब वाटर निकलता है तो एक O बचेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अगर दोनों OH सेम साइड में है तो बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक का नीचे एक का ऊपर तो बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर है? तो ये सब कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं दिखाता हूं, देखो, जैसे कि यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने, कहाँ गया, इसलिए मैं डायग्राम लेके चलता हूँ इस चैप्टर में ना, सो दैट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आता है। देखो, अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, अल्फा या बीटा, तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और पता है इसका नाम क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ आप बोलोगे इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा बीटा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है? ये है मेरा, इसका 1 है और इसका क्या है? 4। तो बोल सकते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, बीटा क्यों हुआ आपको पता चल गया, एक का OH ऊपर है, एक का OH नीचे है, ये मेरा पहला पोजीशन, ये मेरा चौथा पोजीशन, तो बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए कि भैया किस में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और कैसे है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। दिस वेरी वेरी, इस चैप्टर में भैया डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने कराया
कौन सा? फाइब्रस ग्लोबुलर, एक है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, एक है डीएनए आरएनए। दिस आर द, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझो। अगर मैं बात करता हूं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का, तो बेसिकली ये दोनों ना स्टार्च के ही कंपोनेंट है। किसके? स्टार्च के ही दो कंपोनेंट, एक एमाइलोज और एक क्या है? एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये जो मेरा एमाइलोज है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ये ना स्टार्च का 15 से 20% होता है। तो ये भैया कितना होगा, जल्दी बता दो। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 85% ऑफ स्टार्च, ठीक है। 80 to 85% ऑफ स्टार्च ये होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो मेरा एमाइलोज है ना, ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, इट इज, थोड़ा ढंग से लिखेंगे, इट इज वाटर सॉल्युबल। ये मेरा क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा क्या होगा? इट इज वाटर इनसॉल्युबल। मैं इसका भी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है स्टार्च मेरा क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे मोनोसेकेराइड के। तो यहां पे ना, ये मेरा बनाता तो है चेन, पर यहां पे लीनियर चेन बनता है। किसका बनता है? लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां पे जो बनता है, यहां पे बनता है ब्रांच्ड चेन। क्या बनता है? ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूं, लिंकेज दिखाता हूं आपको, और क्लियरिटी आएगा, ठीक है। देखो, ये तीनों पॉइंट मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो, ये एमाइलोज है ना, एमाइलोज, इसमें देखो लीनियर चेन है, पर ये मेरा क्या, लीनियर भी है, साथ साथ ब्रांच भी है। तो ये होता है एमाइलोपेक्टिन। तो ये कितना प्रतिशत होता है? 15 से 20। ये कितना होता है? 80 to 85। ये वाटर सॉल्युबल होता है, पर ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। अब देखो, यहां पे एक चीज आप ध्यान दोगे, तो इसमें कौन कौन सा लिंकेज है? ये 1 4 बोलो हाँ या ना। इसके अंदर कौन सा लिंकेज? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। पर यहां देखो, यहां 1 4 तो है, 1 4 तो है, पर साथ साथ इसमें 1 6 भी है। अब बोलोगे सर 1 6 क्या है? देखो ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला जो कार्बन होता है, इसमें अल्फा 1 4 भी होता है एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। इसलिए तो ये ब्रांच्ड चेन होता है। कैसा होता है? ब्रांच, ठीक है। और ये कैसा होता है? लीनियर। तो ये अपने को तीन बात पता होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हो, लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैविंग 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 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैविंग हैविंग बोलो ना, हैविंग अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बस 3 पॉइंट दिखा देंगे। आप बोलोगे सर डायग्राम भी दिखाना होता है कि नहीं? डायग्राम का कोई नीड नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट आपने दिखा दिया अच्छे से, तो काफी है, क्लियर है। तो ये था एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस बिटवीन। क्लियर? जल्दी तक। ओके, ओके, ओके। 5वां चैप्टर का मैंने 15-15 क्वेश्चन करा दिया। फिर एक बार और सीरीज लेके आऊँगा, तो वहाँ पे भी 15-15 क्वेश्चंस कराएँगे। फिर असर्शन रीज़न कराना है, केस बेस कराना है, एकदम बोर्ड का कंप्लीट तैयारी कर लेना है एकदम, ठीक है? चलो भैया आगे बढ़े। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया है। ओके, अगला चीज़ क्या बोला है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेसेस इज़ यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? सुनो, रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है डीएनए और एक होता है भैया मेरा आरएनए, ठीक है। अब सुनो, पहले याद रखना, एजी कट याद रहेगा। एजी कट, काट दो, एजी कट। ये एजी कट क्या है? ए का मतलब होता है एडेनिन, बोलो ना क्या होगा? एडेनिन। जी का मतलब क्या होता है? ग्वानिन। टी का मतलब क्या होगा? साइटोसिन। यू का मतलब क्या होगा? यूरेसिल। और टी का मतलब क्या होता है? थायमिन। पहले तो मुझे ये याद हो गया। ये 5 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। एजी कट। अब सुनो, अगर मैं बात करता हूं डीएनए का, तो डीएनए में पता है कौन नहीं होता है? यू। अरे कौन? यू नहीं होगा, याद रखेंगे। कौन? बोलो, यू। तो यहां पे डीएनए में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा। यू नहीं होगा। कौन? बोलो भैया, यू नहीं होगा। पर यहां कौन होगा? आरएनए में यहां पे एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, पर अब थायमिन नहीं होगा। अरे सिंपल याद रखना ना, इसमें यू नहीं है तो भैया ऑब्वियस सी बात है, यू आएगा तो टी नहीं होगा। यहां भी 4, यहां भी 4, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द बेसिस यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में कौन नहीं होगा? थायमिन नहीं होता है। दैट्स माय फाइनल
फाइनल आंसर। ठीक है, तो याद रखना डीएनए में कौन नहीं होगा, बोलो कौन नहीं होगा, यू नहीं होगा। तो इसमें जब यू आ गया तो ऑब्वियस सी बात है पहले ही 4 हो गया तो टी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। देखो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है C6H10O5। ये स्टार्च होता है, आपको पता है पॉलीसेकेराइड है तो N होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब मैंने इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब जल में डाल दिया, कितना जल लेंगे, N यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, चलो भैया हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है H3O पॉजिटिव। तो आपको पता है भैया कि जब स्टार्च, और एक बात मैं बताता हूं कि जब स्टार्च को आपका किस में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, तो ध्यान देना कार्बन कितना है 6, तो यहाँ भी कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, C6H12, O कितना है 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। वो भी कितना मोल, N मोल ग्लूकोज बन जाता है, एकदम प्योर फॉर्म में बनता है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं। ये सबसे अच्छा मेथड होता है ग्लूकोज को बनाने का। अगर पूछ लिया जाए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये मेरा क्या है भैया, स्टार्च है। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं, क्या बोला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है C12H22O11, ये मेरा होता है सुक्रोज। ठीक है, और जब मैं सुक्रोज को किस में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिडिक मीडियम H प्लस लेते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, H3O प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ 22 2 24, 11 और 1 12, पर यहाँ पे पता है क्या बनता है सुक्रोज में, यहाँ बनता है C6H12O6, यहाँ पे आपका ग्लूकोज भी बनेगा, ग्लूकोज भी बनेगा, और C6H12O6 यहाँ पे आपका फ्रक्टोज भी बनता है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज भी बनता है और यहाँ पे फ्रक्टोज भी बनता है। तो ये भी प्रिपरेशन है ग्लूकोज को बनाने का, पर ये उतना अच्छा मैटर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज भी बन जाता है, पर यहाँ पे प्योर मेरा ग्लूकोज बनता है। तो स्टार्च वाला मैटर बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि दोनों को दिखाइए, तो हमने दोनों को बना के दिखा दिया। क्लियर है ना, तो ये था मेरा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये मेरा क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, जल्दी से उतारेंगे, एकदम एग्जाम में एक दो लाइन लिख भी देना कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च we get glucose। ठीक है, and it is the pure form, no byproduct is formed। ठीक है, and hydrolysis of sucrose we get glucose and fructose। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ओके भैया आगे बढ़े। ओके, अगला देखो क्या बोला है कि भैया डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। पेप्टाइड लिंकेज, एक था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक होता है पेप्टाइड लिंकेज। अगला हमें पढ़ना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगला पढ़ना है डीनेचुरेशन। मैं समझाता हूं, ऐसे रट के फायदा नहीं है। ठीक है, कि पीपीटी खोल दिया रट लो, नहीं। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा प्रोटीन्स, पढ़ा है ना, तो प्रोटीन्स किससे बनता है, किससे बनता है, बोलो अमीनो एसिड से। किससे बनता है, अमीनो एसिड से। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो भैया जब जुड़ेंगे तो कोई बॉन्ड से जुड़ेंगे ना, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। सुनना क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि जो मेरा प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स जो है ये किससे बनता है, ये बनता है अल्फा अमीनो एसिड से। किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। बोलोगे सर ये अल्फा अमीनो एसिड क्या है, सुनना, अल्फा अमीनो मतलब अमाइन और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ढांचा कैसा होता है, ये होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सा ग्रुप ले लिया, बोलो भैया अमाइन ग्रुप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया कोई भी ग्रुप, यहाँ पे वैसे H लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लेते हैं R। देखो मैं समझा रहा हूँ, तीन चीज फिक्स है जो कभी चेंज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होगा ही होगा, अमाइन ग्रुप इसमें होगा ही होगा, यहाँ पे H होगा ही होगा। आर को चेंज करते जाओ तो नया नया अमीनो एसिड बनते जाता है। बोलोगे सर इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और अल्फा पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है, अमाइन लगा हुआ है, तो बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक अल्फा अमीनो एसिड है, तो मैंने ऐसे एक और अल्फा अमीनो एसिड ले लिया सेम टू सेम। ठीक है, कोई और भी ले सकते हो। जब आपने अल्फा अमीनो एसिड लिया तो ध्यान से देखो वाटर निकलेगा कैसे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो यहाँ पे OH है, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा ढंग का दिखेगा ना। यहाँ पे कौन था, C डबल बॉन्ड OH था। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो देखो ना यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन बचा, NH। ये जो मेरा लिंकेज होता है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और ये कहीं ना कहीं किसके तरह दिख रहा है, अमाइड के तरह ही दिख रहा है ना, किसके दिख रहा है, अमाइड के तरफ। तो देखो भैया हुआ क्या कि व्हेन
two or more amino acid, when two or more amino acid are joined together by amide linkage with the removal of water, then it is said to be पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड लिंकेज। अब ध्यान से देखो, वही बोला है कि पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप of one of the amino acid and NH2 group of other amino acid by loss of water molecule। एक का ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एक का लेते हैं अमाइन वाला, दोनों को जोड़ेंगे, वाटर निकलेगा और इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो पहले समझो, ग्लाइकोसाइड किसके लिए यूज करते थे? शुगर यूनिट्स के लिए, सैकराइड के लिए। और पेप्टाइड लिंकेज किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? प्रोटीन्स के लिए, अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, तो ये सब भैया डेफिनेशन आता है, पर समझोगे तभी तो लिखोगे। ठीक है, अगला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, प्रोटीन का ना 4 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। सबका अलग अलग काम है। टर्शरी वाला फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़े थे ना, वो टर्शरी होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का काम होता है, ये ना सीक्वेंस बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखो, जब अमीनो एसिड लगा होगा तो उसका प्रॉपर कोई सीक्वेंस होगा, तो ये सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड का। ठीक है, अब चाहो तो सिंपल भी एक लाइन लिख सकते हो, इट टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, वही लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, हाँ, द स्पेसिफाइड सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन अ प्रोटीन। बोला है, वर्ड दिया है सीक्वेंस, कि भैया जितने भी अमीनो एसिड है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। द स्पेसिफाइड सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। एनी चेंजेस इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ न्यू प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस चेंज होगा तो नया नया प्रोटीन्स बनते जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हर प्रोटीन का ना अपना अपना एक नेचुरल बोलते हैं ना कि खुद का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जब उसका प्रॉपर्टी आप चेंज कर दोगे, मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया या पीएच आपने चेंज कर दिया, तो उसका जो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है ना, वो चेंज हो जाता है और इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैं एग्जांपल लूं, जैसे दूध से दही बनाते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क बनाते हैं ना, तो हमने क्या किया, दूध का प्रॉपर्टी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका नेचर चेंज कर दिया। जैसे आप बोलोगे कि कोगुलेशन ऑफ एग, अंडा को बॉईल करते हैं, पहले लिक्विड होता है, फिर वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जब एक प्रोटीन्स का आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो क्या बोला है कि व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज। क्या किया हमने, व्हेन अ प्रोटीन इट इज नेटिव फॉर्म, नेटिव मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, व्हेन नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू चेंज। कैसा चेंज? सच एज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। तो क्या होता है, उसका जो बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। बॉन्ड क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स होता है उसमें चेंज आ जाएगा। अगर मेरा फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा तो ओपन हो जाएगा। तो वही दिया है, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. इसी को क्या बोलते हैं, denaturation। यहां देखो पैराग्राफ में लिखा है ना, आप एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है। पहली लाइन में क्या लिखोगे कि when a protein its native form is subjected to a change such as change in pH or change in temperature, the hydrogen bond are disturbed। इतना पॉइंट हो गया। अगला चीज, ड्यू टू दिस, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हुआ तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स get uncoiled and protein loses its biological activity। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नीचे लिखा हुआ है एमसीक्यू के लिए, क्या है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। 1 डिग्री में कोई भी चेंज नहीं आता, ये एमसीक्यू लिख याद रखिएगा। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 1 डिग्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आता है वो किस में आता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, देखो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, कोगुलेशन ऑफ एक व्हाइट एक है, व्हाइट एक और बॉन्डिंग, क्या लिख रखा है इन्होंने भाई, बॉइलिंग। ओह, जल्दी जल्दी में लोग भी ना, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो क्या, कोगुलेशन ऑफ व्हाइट एग ऑन बॉइलिंग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये मेरा 3 डेफिनेशन है जिसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने, फिर अपने लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से अगला क्वेश्चन की तरफ है। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देखो ये एक्चुअली ना बायो वाले बच्चे जो होते हैं ना वो भैया बायो का चिपका देते हैं कि एप्लीकेशन होता है, ये नहीं, एग्जाम में लिखा होता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताइए, एकदम स्ट्रक्चरल वाला बताना, अपने मन से वो नहीं देना बायो वाला, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ डीएनए का, देखो मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ रखा है। डीएनए जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें ना डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये मेरा डीएनए है, पर आरएनए में कैसा होता है, इट है सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। कैसा, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि डीएनए हैज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर एंड आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो ये देखो लिखा हुआ है, मैंने वही लिखा है क्या कि डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पे क्या लिखोगे कि आरएनए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो एक पॉइंट तो मैंने ऊपर ही चिपका दिया, क्या कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगता है नहीं भैया अच्छे से लिख दिया। अब देखो अगर मैं बात करता हूं चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं बात करता हूं डीएनए आरएनए का, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होना चाहिए। पहला क्या, पहला होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। दूसरा जो मेरा होता है वो होता है नाइट्रोजीनियस बेसेस, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके डेरिवेटिव होते हैं फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो अगर मेरा डीएनए और आरएनए है तो इसमें पेंटोज शुगर तो होगा, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डीएनए में क्या होता है, 2', इसको 2' बोलते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन, 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें होता है 2' डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसमें क्या होता है, इट हैज राइबोज शुगर, ठीक है। एक बात बताऊं, जब राइबोज का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो उसके सेकंड पोजीशन से जो ऑक्सीजन निकलेगा तो उसी को बोलते हैं 2', मतलब सेकंड पोजीशन में डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दो, ठीक है। अगला चीज, इसके अंदर 4 बेसेस होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यू नहीं होगा तो थायामीन होगा। यहाँ पे एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, और मेरा क्या होगा, यूरेसिल होगा, और यहाँ पे थायामीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे को 3 पॉइंट अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, और एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देना ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे कौन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है। अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो बॉन्डिंग दिखा देना कि यहाँ पे ए के साथ टी जाता है, जी के साथ सी जाता है, ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाने से ना बहुत अच्छा रहता है एग्जामिनेशन में। और इसका जो ये दिखाओगे ना, ये होता है 3' से 5' दिखा सकते हो। देखो ये 5 है, 5 से कहाँ गया 3', और ये 5 है, ये 5 से कहाँ गया 3'। तो ये 3' से जाता है 5', और अगर ये मेरा 5' है तो ये मेरा क्या होगा 3' होगा, ठीक है। तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा था स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आज मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है किसका, आपका बायोमोलिक्यूल्स का। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेशन को खुद से लिखने का ट्राई करिए, क्लियर है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।